हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप आप सभी का बेसिक जीके 99 में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जेसीईआरटी अंतर्गत हमारा गौरव के अध्याय 1 कब और कहां और कैसे, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसी बातें बताई जाएगी जिसको आप नहीं देखेंगे तो आपके लिए पछताने वाली बात होगी। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, कब, कहाँ और कैसे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली है। पता है कि आज दुनिया तरक्की की राह पर है और बहुत सारे तरक्की कर ली है। खूबसूरत सड़कें बन गई, ऊंची इमारतें, आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया है। यह विकास रातों रात नहीं हुआ है। ये जो तरक्की हुआ है, ये सारे विकास रातों रात नहीं हुआ है। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की विकास यात्रा एक दिन में पूरी नहीं की। यहाँ तक पहुँचने में उसे हजारों साल लगे हैं। किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं? इसको जानने के लिए हमें इतिहास का स्टडी करना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तब इस तरह की बातें हम जान सकते हैं कि ऐसा विकास करने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति जोड़ ह जोड़ आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। तो चलिए अब इतिहास को विस्तार से पढ़ते हैं। अतीत की कहानी है इतिहास। तो चलिए अतीत की कहानी को किस तरह से दर्शाया गया है उसे जानते हैं। बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी वर्तमान किस तरह से प्रगति किया है उसको समझने के लिए इतिहास का जानकारी होना जरूरी है। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था और उन्हें किन परिस्थिति यानी कि परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसका हल वे कैसे निकालते थे, और अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावट कैसी थी। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग होते थे। उनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के जानकार को इतिहास कहा जाता है। जो इतिहास का जानकार होता है उसे इतिहासकार कहा जाता है। क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान? तो चलिए जानते हैं कि इतिहास का ज्ञान क्यों आवश्यक है। धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कई लाख वर्ष से है। धरती पर मानव कई लाख वर्षों से रह रहे हैं, उसका अस्तित्व जो है कई लाख वर्षों से है। हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। हम लोग का जो वर्तमान है उसका अध्ययन अतीत के ज्ञान जो बीत गया है उस समय के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। इतिहास से सबक लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं। अतः इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में हम ना सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं और उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये इतिहास के द्वारा संभव है।
ये सारी बातें जो है अभी मैंने बताया वो इतिहास के द्वारा ही संभव है। चलिए आगे देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। मतलब उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वह ऊंची दीवार के समान हमारी रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। भारत में लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। नर्मदा नदी का देखिए मानचित्र 1 में पता लगाइए। मानचित्र 1 दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ कहीं तो दिया होगा मानचित्र 1, वहाँ पर नर्मदा नदी का पता लगाना है, देखना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो देखिए ये है मानचित्र 1, यहाँ पर नर्मदा नदी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों व जंगल के अन्य उत्पाद का संग्रह किया करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियों का पता लगाइए। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ दिया गया है, उससे पता लगाना है। तो देखिए ये मानचित्र है, वहाँ पर देखिए यहाँ कृथर पहाड़ियाँ हैं और ये सुलेमान, तो इसी को यहाँ पर इंगित कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसे फसलों का उपजाना प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। तो वो सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में इसका खेती किया जाता था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। उत्तर पूर्व में देखिए मानचित्र में देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो, देखिए यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में, यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। ये उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। मानचित्र 1 में, वही मानचित्र में देखना है कि गंगा और सोन नदी की तलाश कीजिए। यहाँ पर देखते हैं गंगा और सोन नदी कहाँ पर है। तो देखिए ये गंगा नदी हुआ और यहाँ ये सोन नदी हो गया। तो चलिए देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जो गंगा नदी दिखाए उसके दक्षिण में नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, मतलब मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्र के कारण यहाँ यात्रा जोखिम भरी थी। फिर भी यहाँ यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। पहाड़ी दर्रों भी संपर्क के रास्ते थे और सदियों तक लोग इनसे दोनों ओर आते जाते रहते थे। ये पहाड़ी दर्रों और विचारों एवं संस्कृति के आदान प्रदान के भी मार्ग बने। लोग काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा करती थी। वही व्यापारी काफिले में और कभी जहाज़ों में यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक
जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। चलिए अब जानते हैं देश के नाम के। अपने देश के नाम के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं, कुछ जानने योग्य यहाँ पर बातें दिया गया है, इसको भी जान लेते हैं। वर्तमान झारखंड का नाम भी प्राचीन काल में परिवर्तित होता रहा। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र प्रदेश कहा गया, और वायु पुराण में मुरन, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में कीकट प्रदेश और महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश एवं पशु भूमि के नाम से पुकारा गया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे याद कर लीजिएगा। दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। चूँकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत अन्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित हैं। तो चलिए आगे और सीखते हैं। काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो चलिए तीनों काल को देखते हैं। लिखने की कला सीखने के पहले ही मानव लाखों वर्ष पहले तक इस धरती पर रह चुका है। जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बाद में मानव ने लिखना सीखा। मानव की प्रगति की कहानी उस भाग को इतिहास कहते हैं, जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये देखिए यहाँ पर ये ताम्रपत्र में बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। अब देखते हैं अतीत की जानकारी। अतीत को जानने के लिए कई माध्यम हैं, जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल
से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियां नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन धार्मिक साहित्यों से इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों और राजाओं की जिंदगी, औषधियों पर भी चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र, कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों को से भी भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है। कई विदेशी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलता है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं और अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जानने योग्य बातें दिया गया है, इसे भी जान लेते हैं। यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा कि यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्राचीन नगर से प्राप्त ये पात्र है और ये प्राचीन काल चांदी का सिक्का है। प्राचीन काल में इस तरह से चांदी का सिक्का थे और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी कुछ बातें दिया गया है, उसको भी जान लेते हैं। अशोक के उत्खनन लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामैक लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, मतलब पढ़ लिए थे। स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आती है। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। शिलाओं, खंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी तथा पत्थर के छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन काल में चांदी, सोने और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए। हस्तलिपियां भी प्राचीन काल की जानकारी का स्रोत है। पाली और प्राकृत भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। कई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा भी काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। चलिए यहाँ भी देखते हैं, कुछ बातें दिया गया है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स अर्थशास्त्र, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में अरिकमेडु, पुदुचेरी नाम स्थान की खुदाई में रोमन सिक्के मिले हैं।
जिससे प्राचीन काल में रोम और दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्राचीन काल में झारखंड। प्राग ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड घनघोर जंगलों से घिरा था। भौगोलिक स्थिति से इस क्षेत्र को काफी लाभ मिला। गुप्त वंश के शासकों और गौड़ शासक संशासकों को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार व उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं। हजारीबाग जिले के इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्राग ऐतिहासिक का मानव द्वारा चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, बेथनी, खुरचनी, वेथक, तक्षनी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। यहाँ उसके समय की ईंटें पाई गई हैं, जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच तथा मोटाई 3 इंच। ये प्राग ऐतिहासिक असुर सभ्यता एक ही कोटि की थी। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुर कालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि मुंडा, उरांव और जातियों के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी। संभव है कि यह सभ्यता असुर जनजाति की रही होगी। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। चलिए यहाँ पर कुछ विशेष बातें दिया गया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपने इतिहास की तिथि से पहले ईसा पूर्व BC तथा AD ईस्वी, जिसे AD देखा होगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC अर्थात बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती विपरीत दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है AD, यानी कि एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वर्तमान में AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। कभी कभी अंग्रेजी के BP शब्द अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।